बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन बेसिकली 3 ख़बरें इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग का नतीजा क्या निकला और इस नतीजे से जो एक रवायत चली आ रही थी उस रवायत का कैसे ख़ात्मा हुआ, काजी की याद क्यों सताने लगी, अफरीदी स्पीड पर जजेस क्यों हैरान हैं। एक तो इस पर हम बात करेंगे। बाकी इमरान खान साहब की रिहाई का कब तक इम्कान है, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने ख़त लिख दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट करके अदम एतमाद इमरान खान पे कर दिया है, तहरीक इंसाफ पे कर दिया है। इस मामले की तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन की जानिब से ख़त लिख दिया गया है और ख़त में कहा गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब इससे पहले नाजरीन अमेरिकन कांग्रेसमैन्स की तरफ से यानी 20 अरकाने कांग्रेस की तरफ से ख़त लिखा गया था सदर बाइडेन को, और उसमें भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की गई थी कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए और इस सिलसिले में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए। अमेरिकन कांग्रेस के कांग्रेसमैन के इस लेटर पे पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने नोटिस लिया था, इसकी मजम्मत की थी और ये कहा गया था कि ये जो ख़त लिखा गया है सदर बाइडेन को कांग्रेस अरकान की तरफ से, ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं और जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसमें मदाखलत है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने भी ऐसा ही ख़त लिखा है अपनी हुकूमत को और हुकूमत से मुतालबा यह किया है कि आप हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाल के इमरान खान को रिहा करवाएँ। अब नाज़रीन बात चली थी जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, तो जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और ख़ान साहब वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे, तो ख़ान साहब ने बात ये चलाई कि ये जो पीडीएम की हुकूमत के करता धरता हैं, जो पीडीएम वाले मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आए हैं, ये तो अमरीकी पिट्ठू हैं, ये तो अमरीकी ग़ुलाम हैं। अमेरिका के इशारे पे ये आए, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई और मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया और पैसा भी अमेरिकन हुकूमत ने चलाया। ये इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया और फिर इमरान खान साहब ने बयानिया बना के पार्लियामेंट में बैठने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन बज़ाहिर जो सूरत हाल बन रही है, इन हालात में इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी उस पर आने से पहले सूरत हाल ये बन रही है कि पहले अमेरिका और बरतानिया इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, जेल से बाहर निकालेंगे, और जब इमरान खान साहब इन दोनों ममालिक की कोशिशों से जेल से बाहर आएंगे तो फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अमरीकी ग़ुलामी से और ब्रिटिश ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे। ये नाज़रीन हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हालात बनते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, ये खान साहब के बयानिए की रोशनी में हम देख रहे हैं कि इन्होंने सौदा आगे चल के ये बेचना है। लेकिन नाज़रीन हालात क्या बनते हैं हकीकी तौर पे वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उम्मीदें यही हैं। आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अब मैं सीनियर रहनुमा तो उनको दिल चाह रहा है कहूँ भी सही और दिल चाह रहा ना भी कहूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ में तो उन्हें आए जुमा 4 दिन हुए हैं। वैसे वो पुराने खांगड़ सियासतदान हैं, सीनियर तजर्बाकार सियासतदान हैं। नाम उनका है एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब, जो कि साबिक वज़ीर भी हैं, साबिक अटर्नी जनरल भी हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए वाज़े तौर पे कहा कि नवंबर में अमेरिका के सदारत के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें ट्रंप जीत गया, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा। बल्कि खोसा साहब ने यह भी कह दिया कि जब बाइडेन जीता था तब बाइडेन को जितवाया गया था और ट्रंप को हरवाया गया था। खोसा साहब कहते हैं कि जैसे इमरान खान साहब को धांधली से हरवाया गया, बाइडेन को जिताने के लिए ट्रंप के साथ भी धांधली हुई। वहाँ तक की खबर रखते हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब कि अमेरिका के इंतखाबात में भी धांधली हुई है। चलें, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जब ट्रंप जीतेगा नवंबर के इलेक्शन में
तो वो उसके आने के बाद इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा 100% चांसेस हैं कि ट्रंप आके इमरान खान को पाकिस्तान की कस्टडी से रिहाई दिलवाएगा। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि इमरान खान के ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो तो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रहने देगा, वो तो इमरान खान को जेल से निकलवाएगा। अब नाज़रीन, क्या ये फ़ख्र वाली बात है? जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा या पार्टी के लोग इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका इमरान खान को जेल से निकालेगा, वो आप तो अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे। चलें, लगा लें, आप उम्मीदें लगा लें। आज शर्जील मेमन साहब ने भी कहा, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ मिलने की वजह उन्होंने ये बयान की कि खान साहब का जो पहला ससुराल है, यानी जो ब्रिटिश गोल्डस्मिथ का ख़ानदान है, उसकी वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन शर्जील मेमन साहब ने तो स्टेटमेंट दिया, लेकिन साथ में जावेद हाशमी साहब का स्टेटमेंट भी आया। जावेद हाशमी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, जावेद हाशमी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहते हैं, और साथ में वो ये भी दावा करते हैं हुकूमत भी 2 माह में घर जाएगी और इमरान खान भी 2 माह में जेल से निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन मंजूर वसान साहब कुछ और ही पेशगोई करते हैं, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के ख़त आ रहे हैं, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन के ख़त आ रहे हैं, लेकिन मंजूर वसान साहब की पेशन गोई ये है कि ये गर्मियाँ भी इमरान खान साहब ने जेल में गुजारी हैं, आने वाली सर्दियाँ भी इमरान खान साहब जेल में गुजारेंगे, और उससे आगे आने वाली जो गर्मियाँ हैं वो भी इमरान खान साहब जेल में गुजारेंगे। ये मंसूर वसान साहब की पेशगोई है। पहले भी वो ऐसी बहुत सारी पेशगोइयाँ जो है वो कर चुके हैं। तो फिर मंसूर वसान साहब के मुताबिक, उनके एंटीसिपेशन के मुताबिक जो खतूत लिखे गए हैं, चाहे अमेरिकन कांग्रेसमैन ने लिखे हैं या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने लिखे हैं, ये खतूत बेफ़ायदा रहेंगे और ख़ान साहब को अपना वक्त जो है वो जेल में गुजारना पड़ेगा। ये पेशगोइयाँ हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ये किसी की पेशगोई है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद का इज़हार किया। मामला नाज़रीन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने दरअसल जवाब मांग लिया है, और जवाब इस नुक्ते पे मांगा गया है। आज आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से उठाई गई कोशिशों पर उस पर भी एतमाद का इजहार किया गया। जिन लोगों ने तामन किया 26वीं आइनी तरमीम पास कराने के हवाले से, मंजूर करवाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन साथ में 27वीं आइनी तरमीम पर भी इत्तफाक कर लिया गया है कि 27वीं आइनी तरमीम भी लाई जाएगी और उसमें सूबों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। वैसे राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान ये था कि 27वीं आइनी तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात हैं वो कुछ मखसूस इलाकों तक मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन मौलाना साहब ने इनकार किया था कि 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। लेकिन आज ये जो मुलाकात दोनों की हुई हैं, बिलावल ज़रदारी साहब की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उसमें इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ साथ दीगर जो सियासी जमातें जो 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत की मुसवदे को सपोर्ट कर रहे थे, तरमीम को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। अब मौलाना साहब ने कहा है कि हम तो अपोजिशन में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना साहब के इस अनाउंसमेंट के बाद तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया है मौलाना साहब के साथ, और मौलाना साहब का ये बयान कि वो हुकूमत में नहीं जा रहे, वो अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में रहेंगे, इसकी बड़ी सताइश की है। इसका खैर मकदम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब ने मौलाना के साथ रब्ता किया था, और साथ में असद कैसर साहब ने यह कहा कि साथ मिल के मुश्तरका लाहे अमल बना के हम आगे जो है वो मुश्तरका सियासत करेंगे। लेकिन मौलाना साहब नहीं माने हैं। मौलाना साहब ने पहले कहा है कि मेरे सवालात का जवाब दें, तहरीक इंसाफ से कहा है कि मेरे सवालात का जवाब दें। और मौलाना साहब का सवाल क्या है? मौलाना साहब का सवाल ये है कि आपके जो लोग मुज़ाकरात के लिए आते हैं वो बेअख्तियार हैं, उनके पास फ़ैसला करने का कोई अख्तियार नहीं, उनके पास फ़ैसला का जो एक अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी वाला अख्तियार भी नहीं। और फिर मौलाना साहब ने यह भी सवाल उठाया है कि जब आइनी तरमीम के मुसवदे में से जो मुतनाज़ा तरमीम थी वो निकाल दी गई थी, तो तहरीक इंसाफ ने अपना अलग रास्ता क्यों चुना, और जो तरमीम थी जब मुतनाज़ा अमेंडमेंट्स निकल गई थी तो फिर आइनी तरमीम को सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसके हक़ में वोट क्यों नहीं डाला। मौलाना साहब ने कहा कि बानी पीटीआई तो चले जेल में हैं, लेकिन बानी पीटीआई के जेल में होने के बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़ैसलों का अख्तियार किसके पास है ये बताया जाए। ये भी बताया जाए कि आईनी तरमीम में वोटिंग के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने सोलो फ्लाइट क्यों ली, और फिर मौलाना साहब ने इस नुक्ते पर भी तहरीक इंसाफ पे अदम एतमाद का इजहार किया कि एटलीस्ट चलें आपने वोट नहीं दिया 26वीं आईनी तरमीम में, लेकिन आपको पार्लिमानी कमेटी जब जजेस चीफ जस्टिस की तैनाती कर रही थी वहाँ पर तो आपको जाना चाहिए था, आपने उस कमेटी का भी बॉयकॉट कर दिया। मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आपके बाइकआउट की वजह से हमारी जमात तो मंसूर शाह साहब को बनाना चाह रही थी चीफ जस्टिस, लेकिन आपकी जमात के बाइकआउट की वजह से नतीजा ये निकला है कि आपने मंसूर शाह साहब की मुखालफत की है और मर्ज़ी का चीफ जस्टिस जो है वो आपने नहीं लगने दिया है। यानी मंसूर शाह साहब को वोट नहीं मिला, और अगर आप आ जाते, हम भी सपोर्ट करते, कोई और वोट भी हम हासिल कर लेते तो मंसूर शाह साहब को जो है हम चीफ जस्टिस बना सकते हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि बिलवास्ता तौर पे जो पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ना करने का तहरीक इंसाफ का फ़ैसला था, इस फैसले से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मर्ज़ी का यानी याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस लगाने का मौका फराहम किया। अब आ जाते हैं नाज़रीन याह्या अफरीदी साहब वाली खबर पे। मामला नाज़रीन ये है, जब काजी फ़ाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभाला था तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र लाहक थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जो तादाद है वो पाइलअप हो रही है, ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। काजी फ़ाइज़ साहब ने लॉ अफसरान के साथ मुलाकात की, नैब के लोगों के साथ मुलाकात की, नैब के जो लॉ अफसरान थे सूबाई लॉ अफसरान के साथ मुलाकात की, लेकिन मतमाए नज़र मकसद ये था कि उनके तावन के साथ, बल्कि बार एसोसिएशन बार काउंसिल के वकला के साथ भी मुलाकात की ताकि ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद को नीचे लाया जा सके। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके, जजेस का तावन नहीं मिला या जजेस का तावन हासिल करने में वो नाकाम रहे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने मनसब का हल्फ उठाया है, हल्फ उठाने से पहले जिस रोज़ उनकी नॉमिनेशन हुई, यानी हुकूमत की पार्लिमानी कमेटी ने जब याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाने का फ़ैसला किया, उससे अगले रोज़ जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुतल्लिका ब्रांचेस से याह्या अफरीदी साहब ने ब्रीफिंग ली, और उस ब्रीफिंग में जुडिशल ब्रांच की ब्रीफिंग भी शामिल थी। जुडिशल ब्रांच में भी मुख्तलिफ फिर आगे कैटेगरीज बन जाती हैं, सिविल ब्रांच है, सिविल 2 ब्रांच है, फिर आगे क्रिमिनल ब्रांच है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ब्रांच है, फिर फिक्सेशन ब्रांच है। इन सब की ब्रीफिंग ली गई। इस ब्रीफिंग में ज़ाहिर सी बात है कि कुछ एदाद शुमार भी जज साहब के सामने रखे गए, जिसका मकसद ये कि ये ज़ेल तमाम मुकदमात की तादाद में क्यों इजाफ़ा हो रहा है। उस ब्रीफिंग के बाद नाज़रीन याह्या अफरीदी साहब ने अब जो बेंचेस तश्कील दिए, 8 बेंचेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। सिर्फ एक 3 रुकनी बेंच है, बाकी 7 के साथ 2 रुकनी बेंच बनाए गए हैं, और अभी याह्या अफरीदी साहब पाकिस्तान में नहीं हैं। इन नाज़रीन इन बेंच के सामने, 8 बेंचेस के सामने अब याह्या अफरीदी साहब ने कल से जो 28 नवंबर से 1 नवंबर तक का जो अदालती हफ्ता है, एक हफ्ते में याह्या अफरीदी साहब ने 968 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। इससे अगर हम पीछे चले जाएं, काजी साहब के दौर का जब आगाज़ हुआ तो तब जजेस के कोर्ट्स में कोई 20 मुकदमात लगते थे, 15 लगते थे, लेकिन आगे चल के उनकी तादाद कम हो गई। किसी बेंच में 10 लगते थे, किसी में 15, किसी में 12, बल्कि काजी साहब के आखिरी दिनों में तो काजी साहब अपने बेंच में 5 केसेस लगाते थे। काजी साहब के 5 केसेस लगाने की वजह तो समझ आती थी, और वजह ये थी कि वो जाने से पहले आखिरी 2-3 हफ्तों में जो उनके पेंडिंग पड़े मुकदमात हैं जिनका फ़ैसला उन्होंने तहरीर करना था, वो उन मुकदमात का फ़ैसला तहरीर करना चाहते थे। लेकिन ये देखा गया कि जो थोड़े मुकदमात लगे मुख्तलिफ बेंचेस में, 15 लगे या 20 लगे, उससे जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद है वो बढ़ गई। अभी कल जब मेरे कुछ सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेस के साथ बात हो रही थी तो मैंने कहा ये तो जो याह्या अफरीदी साहब आए हैं ये तो लगता है कि काम लेंगे, आपसे भी काम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से भी, लेकिन अब जो कॉज लिस्ट जारी की गई है जिसमें 968 मुकदमात जज साहबान के सामने लगा दिए गए हैं, तो लगता ये है कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं जजेस से भी काम लेना चाहते हैं। और इससे पहले ये होता था कि मुख्तलिफ बेंचेस जो हैं
वो 11 बजे से पहले जो उनके सामने 10-12 मुकदमे लगे होते थे, उनको सुनने के बाद मतलब छुट्टी हो जाती थी और फिर चैम्बर में जाके उन मुकदमात के फ़ैसले तहरीर करना होते थे। मोस्टली फैसले तो कमरा अदालत में ही तहरीर हो जाते हैं। यानी 11 बजे से पहले कुछ बेंचेस जो हैं वो अपना रोस्टर एग्जॉस्ट करने के बाद, जो कॉज लिस्ट है उसको एग्जॉस्ट करने के बाद उनकी छुट्टी हो जाती थी, यानी फिर अगले दिन आपने मुकदमा सुने होते थे। लेकिन ये जो नाज़रीन याह्या अफरीदी साहब ने एक हफ़्ते में 958 मुकदमात 8 बेंचेस के सामने लगाए हैं, इसका नाज़रीन मतलब ये है कि एक दिन में जो है याह्या अफरीदी साहब ने 200 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस में लगाए हैं। और 200 मुकदमात का मतलब यह है 8 बेंचेस पे तकसीम करें तो 25 मुकदमे एक बेंच में याह्या अफरीदी साहब ने लगाए हैं। लेकिन इसकी तकसीम कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 8 बेंचेस में से नाज़रीन 2 बेंचेस ऐसे हैं जिसमें 58, एक मंदूस खेल साहब का जो बेंच है उसमें एक हफ़्ते में 58 मुकदमात उनके सामने लगाए गए हैं, और जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस तारिक मसूद साहब का जो बेंच है उसमें 70 मुकदमात लगाए गए हैं एक हफ़्ते में। लेकिन बाकी जो बेंचेस हैं, चाहे अफरीदी साहब का है, मुनीब अख्तर साहब का है, अमीनुद्दीन ख़ान साहब का है, या किसी और जज का है, आयशा मलिक साहबा का है, उन बेंचेस में याह्या अफरीदी साहब ने एक दिन में 30-30 मुकदमात समाअत के लिए लगाए हैं। यानी अब हर बेंच को सिर्फ 2 बेंचेस को निकाल के बेंच नंबर 4 को और बेंच नंबर 8 को, बाकी जो 6 बेंचेस हैं उन्हें एक दिन में जुमेरात तक, पीर से लेकर जुमेरात तक 30 मुकदमे हर रोज़ सुनना पड़ेंगे और फिर जुमे के रोज़ 20 मुकदमात की समाअत करना पड़ेगी। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे लगाए गए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इसे आप अफरीदी स्पीड भी कह सकते हैं, चीफ जस्टिस अफरीदी स्पीड भी कह सकते हैं। इसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन दूसरा नतीजा ये होगा कि जो जजेस की 11 बजे छुट्टी हो जाती थी 10-15 मुकदमा सुनने के बाद, अब लगता यह है कि उन बेंचेस को 11:30 बजे के बाद भी बैठ के इन मुकदमात को जो है वो सुनना पड़ेगा, अपनी जो कॉज लिस्ट है उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। और जो कल 1 बजे फुल कोर्ट का इजलास भी याह्या अफरीदी साहब ने बुलाया है, उसमें हो सकता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जहां बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ हैं, इंतज़ामी हैं, जुडिशल हैं, उन पर डिस्कस करें, उन पर बात करें। लेकिन हो सकता है कि इस फुल कोर्ट के इजलास में जजेस से तावन भी मांगा जाए कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को नीचे लाने के लिए आप इन तमाम मुकदमात को सुने, और अगर इनमें इल्तवा की दरख्वास्तें आती हैं तो उनकी हौसला शिकनी की जाए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।